बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, रोज कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है। कहते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, कहते हैं मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक रियल नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी ये हमारे पास क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल होता है इस तरह का। ठीक है, यानी ये इस तरह का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रियल नंबर्स का, जो क्लोज्ड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यानी सपोज ये मैं एक रियल नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये मेरे पास रियल नंबर है ना 1 2 3 4। अब अगर हम देखें तो इसको हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दूँ ना, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या बन गया, ये एक मैट्रिक्स बन गया। या हम इसका डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, यानी नंबर्स का एक मजमुआ होता है। ठीक है, जो क्या होता है, अरेंज, जो तरतीब में होता है इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में हम इसको अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये डिफिनीशन याद रहेंगी। ठीक है, अभी देखो हमने बात कर दी रोज एंड कॉलम्स की। हमने कहा कि अगर ये अरेंज होते हैं इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तभी क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स में हॉरिजेंटली रन करते हैं, यानी जो इस तरह होते हैं, जो हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं, इसको हम कहते हैं रोज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैं यहां से लिख देता हूं कि इसको हम कहते हैं रोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और जो वर्टिकली रन करते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल लाइंस की शक्ल में होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉलम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आप नोट करें कि यहां हम लिख भी सकते हैं कि द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली। मैट्रिक्स के रोज क्या करते हैं, ये हॉरिजेंटली होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है, कि द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। ठीक है, यानी जो वर्टिकल होते हैं इसको हम कहते हैं कॉलम्स, जो इस फॉर्म में होते हैं वो होते हैं रोज। यानी अगर हम मैं एग्जांपल दे दूं तो जमीन की जो है ये रो है, और ये जो इसमें दीवारें खड़ी होती है या दरख्त खड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये कॉलम्स है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से भी समझा देता हूं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये चीजें अंडरस्टैंड करो, ये बहुत लाजमी चीजें हैं। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है, देखो 1 2, ये क्या है 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है 1 2 3 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, रोज और कॉलम का कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं उसको हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम। एक यूनिट मैट्रिक्स में लेता हूं, ये वाला 1, इसमें कितने रोज और कॉलम है, देखो इसमें ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। बहुत स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि अगर हम इस तरह यूनिट मैट्रिक्स लिखते तो कहते हैं कि इसमें रो कॉलम कोई नहीं है। नहीं, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, ये रो कॉलम का बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का जो हर एक एलिमेंट होता है, यानी ये एक एलिमेंट है, ये 1, ये 2 एक दूसरा एलिमेंट है, ये 3 एक तीसरा एलिमेंट है, ये 4 एक चौथा एलिमेंट है। इस हर एक एलिमेंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स को के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। यानी यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 4 3 6 7, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो इसके एंट्रीज क्या है, इसके एंट्रीज हमारे पास है 4 3 6 1, यानी 4 3 6 and 7 आर द एंट्रीज। ये क्या है, ये इसके एंट्रीज है।
ये बात याद रहेगी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या है, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यहां हम लिख देंगे कि एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब एंट्री भी समझ में आ गई, रो और कॉलम भी अंडरस्टैंड कर लिए। अब कहते हैं कि मैट्रिक्स को हमेशा हमें कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये बात लाजमी याद रखना है कि मैट्रिक्स को हमेशा हम क्या करते हैं, एक कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ए बी सी डी के एल जेड जी, इससे कोई वास्ता नहीं, कोई भी हो लेकिन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमने एक मैट्रिक्स का एक पुल खाका जो है, पुल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर लिया। यानी अब जब भी हम मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, स्केच करेंगे, बनाएंगे, तो हम किस तरह बनाएंगे, पहले तो हम इसको एक कैपिटल नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं दे रहा हूं बी, बी इज इक्वल टू, इस तरह इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लाजमी बंद करेंगे। अब मैं लिख रहा हूं 3 4 5 6। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब हमें पता है कि ये एक मैट्रिक्स है और हमने इसके बारे में थोड़ा स्टडी भी कर लिया। ठीक है, कि इसका ये 3 4 5 6 एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स है, इसमें ये 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स है और हम इसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स का एक खाका सा बन गया। ठीक है, अब यहां तक तो हमने डिस्कस कर दिया, रो कॉलम की भी बातें हमने करी कि इसमें 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब यहां पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है, फिर इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा और किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, जो जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या है इस बात का कि अगर हमारे पास, लेट सपोज मैं जनरल फॉर्म में बता रहा हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा m क्रॉस n। बात समझ में आ रही है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं कि a मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, इस पे एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस है, यहां ये लाजमी समझ है। ठीक है, अभी देखो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ रोज है। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब इसमें 2 रोज है, ठीक है, और 2 कॉलम्स है। तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, इसको मैं इस तरह लिखूंगा 2 क्रॉस 2, यानी द मैट्रिक्स इज ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4 तुम नहीं लाओगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर शो कर रहा है। या इसको हम इस तरह लिखते हैं 2 बाई 2। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब लेट्स सपोज मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, यानी वो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी यहां देखो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 2 नंबर ऑफ रोज है, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 3, वो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसके दरमियान इस तरह एक मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस डालो तो ये शो करता है कि ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 दिया, इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 2 बाई 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम किस तरह लिखते हैं कि जो जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उसको पहले लिख दो, फिर मल्टीप्लाई बाय या क्रॉस, फिर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो लिख दो इस तरह, यानी 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2। ऑर्डर का समझ में आ गया। ठीक है, अभी इससे आगे जाते हैं हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, कि 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। ये मैट्रिसेस प्लूरल होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स एक हो तो हम एक यूज करते हैं मैट्रिक्स, जब प्लूरल आ जाए तो फिर मैट्रिसेस हो जाता है। ठीक है, अब 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे अगर वो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें। फर्स्ट वन कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। फर्स्ट वन हम ये देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। मतलब अगर मैं चेक कर रहा हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स का मैं चेक कर रहा हूं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये होगा, यानी अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो ये लाजमी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए।
तब ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 है तो ये भी 3 क्रॉस 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स मैं कहता हूँ 4 क्रॉस 4 है तो ये मैट्रिक्स भी 4 क्रॉस 4 होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी जो एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, वो भी सेम होने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का कि लेट्स सपोज मैं आपको एक स्केच सा बना रहा हूँ मैट्रिक्स का, यानी ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, और दूसरा एक और मैट्रिक्स है, उसमें भी यहाँ पे एलिमेंट है, यानी 2 क्रॉस 2 का है। तो ये दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे अगर इसका ऑर्डर सेम हो। अब देखो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, बिल्कुल ठीक बात है। अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ऑर्डर सेम है। अब दूसरा हमने क्या चेक करना होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये वाले क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ के बराबर होना चाहिए, यानी ए यहाँ पे ए के बराबर होना चाहिए। इस तरह यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिसेस है ये हमारे पास क्या है? इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस है, ठीक है, तो इसको समझना लाजमी है। देखो अब मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और मैं कहता हूँ कि बी एक मैट्रिक्स है 1 1 + 1 6/2 एंड 4। ये मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। अब देखो मुझे कोई कहता है कि आप चेक करें कि ये मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं। तो ये दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे फर्स्ट अगर इसका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ ये भी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ ऑर्डर सेम है। दूसरा हमने क्या चेक करना होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ लाजमी होना चाहिए, यानी 1 = 1 होना चाहिए। यहाँ ये 2 है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी 2 = 1 + 1। तो देखो 2 = 1 + 1 किसके बराबर है? 2 का। तो फर्स्ट वन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अब तीसरा यहाँ 3 है, यहाँ 6/2 है, तो 3 = 6/2 होना चाहिए। अब देखो 6/2 बराबर होता है 3 का, यानी 3 = 3, तो ये वाले भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और 4 1 तो ऑलरेडी ठीक है, 4 = 4 ही है, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स अब क्या है? ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है, साथ में इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिक्स अब क्या है? ये इक्वल मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई? ये इक्वल मैट्रिक्स का कांसेप्ट समझ में आ गया? इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम ऑर्डर से रिलेटेड एक बात डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में इस पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी इस तरह हो 2/2 हो, यानी 3/3 हो, 1/1 हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर यानी नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर रोज जो है वो कॉलम्स के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात याद रहेगी कि ये क्या होंगे? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। हर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, और हर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, ठीक है। ये बात याद रहेगी। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। देखो एक्सरसाइज तो फर्स्ट वन ये क्वेश्चन हम बुक से ही करते हैं। यहाँ बुक में ही देखो, ये इसमें इतना मुश्किल का कुछ नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो कहते हैं कि सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप चेक करें कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगुलर है। तो मैंने कहा था हर वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रो है? 1 2। कॉलम्स कितने हैं? 1 2, यानी इसमें 2 रोज है 2 कॉलम है, यानी दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
ये क्या मैट्रिक्स है? स्क्वायर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। दूसरे को देखो, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, यानी दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 का। अब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब तीसरे को देखो, इसमें 3 रोज है, 1 2 3, और यहाँ 1 2 और 3, यानी दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगुलर था, यहाँ आप लिखा करो कि ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ ये स्क्वायर है। मैं एस क्यों लिख देता हूँ, आप बराबर नाम लिखा करो। अब देखो, यहाँ पे ये b = -5 है, यानी इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो यानी 1 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखो, इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 1 है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अभी देखो दूसरे क्वेश्चन को देखो, कहते हैं लेस द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप इस फॉलोइंग मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख दें, तो ऑर्डर हम किस तरह लिखते हैं? देखो, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। क्या है? 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो दिस इज 1 क्रॉस 1। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 1 2 3, तो दिस आल्सो मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे है 1 2, यानी इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो दिस इज ऑफ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम है, तो दिस इज 1 क्रॉस 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास है 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब ये तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखो, देखो क्वेश्चन गिवन है, कहते हैं अब इसका A1 2 A2 3 A3 2 A4, यानी ये फाइंड करें। अब इसको मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। देखो, मैट्रिक्स जो होता है, कोई भी मैं आपको मैट्रिक्स देता हूं जनरल सा, यानी मैं लिख देता हूं कि A = 1 2 3 4, ये मैंने क्या कर दिया? एक मैट्रिक्स लिख दिया। यहां इसको गौर से देखो, देखो ये इसका फर्स्ट एंट्री है, यानी इसको मैं A लिख देता हूं। अब ये कौन से रो में है? इसका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये A1 1 बन गया। अब यहाँ देखो, ये दूसरी एंट्री है, फर्स्ट रो में दूसरा कॉलम है, तो A1 2। यहाँ देखो, ये सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है, तो ये A2 1। यहाँ ये A सेकंड रो में सेकंड कॉलम है, तो ये A2 2 बन गया। ठीक है, यानी मैट्रिक्स हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं कि A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ठीक है, यानी देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। यानी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं कि A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3, ये एक और किस्म का एग्जांपल हो गया। यानी देखो, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, यानी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम है वो एलिमेंट ले लो, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो ले लो। यहाँ कहते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो ले लो। यहाँ कहते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो वाला एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। तो इस तरह से करते हैं। तो अभी देखो, क्वेश्चन में आसान हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है कि A = 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 और 6। ठीक है, इस तरह का एक मैट्रिक्स गिवन है। कहते हैं आप इसका क्या फाइंड करें? A1 2 फाइंड करें। तभी मैंने आपको समझा दिया। देखो, A1 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो। इस फर्स्ट रो की बात कर रहा है। फर्स्ट रो में कौन से वाले कॉलम की बात कर रहा है? सेकंड की। तो सेकंड कॉलम ये है, देखो ये वाला, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकंड कॉलम ये, यानी ये A1 ये से 2 की बात कर रहा है। A1 2 पे कौन सा टर्म है? 2 टर्म है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला है। फिर कह रहे हैं A2 3, तो देखो सेकंड कॉलम 2
सेकंड कॉलम, और 3 तो 3 कॉलम है यानी ये 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर कहता है A32 यानी थर्ड रो में जो सेकंड कॉलम है, तो ये थर्ड रो में जो सेकंड कॉलम वाला है तो ये 1। फिर कहता है A43 यानी फोर्थ रो पे जो थर्ड कॉलम पे एलिमेंट है, तो फोर्थ रो ये है और थर्ड कॉलम पे एलिमेंट ये है, तो ये 6 बन गया। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो फोर्थ नंबर में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस इक्वल है, आप चेक करें ABCD गिवन है। तो मैंने कहा था कि हमने पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना होता है। तो देखो ये सारे मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो अभी सिर्फ डिपेंड करेगा कि कौन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो देखो यहाँ पे पहले नंबर पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, ये यहाँ पे C = 1 + 1 से भी 2 आता है, यहाँ से भी 2 आता है। तो फर्स्ट वन तो सारे इक्वल है, दूसरे में से करो 5 5 5 और 5, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो अब ये A B कभी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इसका ये एलिमेंट इक्वल नहीं है। अब A C को चेक करो, तो A में भी यहाँ 1 है, C में 4 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। अब D को चेक करो, तो A = 1 है, ये भी 1 है, और 3 तो यानी जो A और D है ये दो मैट्रिसेस इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसके का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो फिर इस तरह ये BC इक्वल हो गए, ठीक है, क्योंकि अगर चेक करो 2 2 5 5 4 4 और 3, तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, BC इक्वल है और AD इक्वल है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहते हैं आपके पास A बराबर है 2 - 3 U 0 का B V - 3 5 W। तो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ U V एंड W आर A एंड B इक्वल। कहते हैं कि अगर हम V की जगह कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हो जाए। अब देखो मैंने कहा था कि ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है, अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करना होता है। तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ V की जगह भी 2 होना चाहिए, यानी अगर V = 2 कर दे तो ये बात ठीक हो जाएगी, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो देखो 2 2 -3 -3। अब यहाँ U की जगह क्या लगाए कि ये दोनों मैट्रिसेस एक जैसे हो जाए। तो देखो U की जगह यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 होना चाहिए। अगर हम U की जगह 5 लगाए ना, तो यहाँ ये 5 और 5 हो जाएगा। फिर देखो W और 0 है, तो W की जगह हम क्या पुट करें, तो ये 0 ही पुट करो W की जगह, तो मैट्रिसेस फिर एक जैसे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ आ जाएगा 2, तो ये 5 और ये 0, तो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास एक जैसे हो जाते हैं कि 2 2 -3 -3 5 5 और 0 और 0। तो यानी V की जगह 2 लगाओ, U की जगह 5 लगाओ और W की जगह 0 लगाओ। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब 6 नंबर को देखो, क्वेश्चन गिवन है, कहते आप इसकी वैल्यू, यानी ये दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है, आप A B C X Y एंड Z की वैल्यूज फाइंड करें, ठीक है। तो इसको पेज पे ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा है, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 से कहते हैं ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z। अब ये वैल्यूज फाइंड करें। अब दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का क्या मतलब है कि ये वाला जो एंट्री है ये इसके बराबर है, ये वाली एंट्री इसके बराबर है, ये वाली एंट्री इसके बराबर है, इस तरह मतलब होता है ना। अभी देखो यहाँ पे x + 3 किसके बराबर होगा? 0 का। x + 3 = 0, तो ये बिल्कुल सिंपल है, 3 उस साइड पे शिफ्ट करो तो x = -3 आ जाता है, आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखो z + 4 बराबर है 6 का, z + 4 बराबर है 6 का, 4 उस साइड पे शिफ्ट करो, z = 6 - 4, तो z = 2 आ गया, तो ये z की वैल्यू आ गई। अब तीसरे देखो 2y - 7 बराबर है 3y - 2 का, 2y - 7 बराबर है 3y - 2 का। अब देखो 2y को उधर शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, और 2 को इस साइड पे, तो ये -7 यहाँ पे मौजूद है, -2 जब इधर आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और = ये 3y यहाँ पे मौजूद है, 2y उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2y, ठीक है। अब -7 + 2 से क्या आता है -5, और 3y - 2y से क्या आता है y, यानी दिस इंप्लाइज दैट कि y की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई, ठीक है। तो ये x z और y की वैल्यू आ गई। अब देखो a - 1 बराबर है -3 का, a - 1 बराबर है -3 का, तो -1 उधर शिफ्ट करो तो हो जाता है a = -3 + 1, तो a आ गया -2, ठीक है। फिर देखो 0 बराबर है 2c + 2 का,
यानी 2c + 2 बराबर है 0 का, तो 2 उधर शिफ्ट करते जाएगा, 2c = -2, 2 पे बोथ साइड डिवाइड करो तो यहाँ है -1 है, c = -1। ठीक है, अब रह गया देखो b - 3 बराबर है 2b + 4 का। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि b - 3 बराबर है 2b + 4 का। ठीक है, तो ये b इस उस साइड शिफ्ट करो, 4 को इस साइड में, तो यहाँ -3 रह गया है, -3 तो -4 इधर आ जाएगा, ये 2b अपनी जगह पे है, b उधर शिफ्ट हो जाएगा तो -b हो जाएगा। अब -3 - 4 तो -7, 2b - b तो ये b, तो b = -7। तो ये सारे वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। अब अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें ना और यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों मैट्रिसेस लाजमी इक्वल होंगे। ठीक है, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट वन है, कहते हैं आप ये इक्वेशन है, आप इससे a b c d की वैल्यू निकालें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इतना नहीं है लेकिन आप लोगों के लेवल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मैं सिंपल बनाता हूँ। देखो कहते हैं कि a + b यहाँ -1 के बराबर होगा, इक्वेशन इक्वल है तो a + b - 1 के बराबर होगा, ये एक इक्वेशन बन गया। ये b + 2c बराबर होगा 4 का, b + 2c बराबर होगा 4 का। ठीक है, फिर 2c + d बराबर होगा 8 का, और फिर 2a - d बराबर होगा 0 का। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशंस के नाम, देखो ये a + b बराबर है -1 का, b + 2c बराबर है 4 का, 2c + d बराबर है 8 का, 2a - d बराबर है 0 का। अब देखो हमने इससे a b c d की वैल्यूज निकालनी है। अब इस तरह ये थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट कोई कैंसलेशन नहीं कर सकते, इसको हम पहले कैंसलेशन फॉर्म के लिए बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2c + d है, यहाँ 2a - d है, यहाँ से मैं d को हटा सकता हूँ। यानी मैं कहता हूँ कि अगर हम 3 और 4 को ऐड करें, यानी इस तरह करें कि 2c + d = 8 है, इसको ऐड करें 2a - d = 0 के साथ। अब देखो 2a के साथ तो किसी का एडिशन नहीं हो सकता है, 2c भी अपनी जगह आ जाएगा, ये d कैंसिल हो जाएगा और 8 + 0 से 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ इसको सिंपल कर सकता हूँ, 2 पे डिवाइड करो तो यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो a + c आ जाएगा 4 के बराबर। इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये सिंपल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे a + c का कोई इक्वेशन फिर से नहीं है, तो यहाँ हम एक काम करते हैं, 1 नंबर इक्वेशन में उठाता हूँ, ये बराबर है a + b = -1 का, a को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, b = -1 - a, इसको मैं इक्वेशन 6 कह देता हूँ कि ये इक्वेशन 6 है। अब बस बात सिंपल हो गई। अब ये इक्वेशन उठाओ, 2 में पुट करो, पुट इन 2, तो जब मैं इसको 2 में पुट कर देता हूं तो b की जगह मैं लगाऊंगा -1 - a और +2c अपनी जगह = 4, ये 1 उधर शिफ्ट करो तो ये जगह -a + 2c = 4 + 1, यानी -a + 2c = 5। अब ये इक्वेशन 7 हो गया, बस अब आंसर हमें मिल गया। देखो ये भी a + c है, ये -a + c है, तो 5 और 7 ऐड करो, तो जैसे ही मैं ये 5 इक्वेशन क्या है, वो है a + c = 4 है, और 7 नंबर क्या है, वो है -a + 2c = 5। इसको ऐड करो, a + a कैंसिल, 2c + c 3c = 5 + 4 9, ये 3 पे डिवाइड करो, ये ख़त्म, ये c = 3, c की वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल आसान हो गया, ये c की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 5 में पुट करो। ठीक है, मैं कहता हूँ पुट इन 5। जब हम इसको 5 में पुट करें c की वैल्यू, तो 5 इक्वेशन कौन सा है, वो है 5 इक्वेशन है कि a + c = 4, c की वैल्यू क्या आ गई है 3, तो ये जाता है a + 3 = 4, तो a = 4 - 3, तो a = 1 आ गया। अब a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब देखो b की वैल्यू मैं बिल्कुल आसानी फाइंड कर सकता हूँ इक्वेशन 6 से। मैं कहता हूँ ये a की वैल्यू क्या करो, 6, जब जैसे मैं इसको 6 में पुट कर देता हूँ तो हो जाता है b = -1 - a है, तो a की वैल्यू 1 है, तो b = -2 आ गया। अब लास्ट वन d की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो वो मैं देखो a में पुट करो, 4 में a की वैल्यू पुट करो, तो देखो ये मैं कहता हूँ कि पुट a = 1 and 4, तो देखो 4 implies that 2a, तो 2a की जगह 1 आएगा, -d = 0, तो 2 - d = 0, d को उधर शिफ्ट कर दो, 2 = d, या दिस इम्प्लाइज दैट d = 2, तो ये a b c d की वैल्यूज आ गई। ये और भी मेथड से हो सकते हैं, आपको जो मेथड आसान लगता है आप उसी से करो, ये भी एक सिंपल मेथड है। ठीक है, सिर्फ इसमें हमने इक्वेशंस बनाने होते हैं। ठीक है,
तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज तो मैंने ऑलरेडी सारा ही सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।